मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर 3। जी हां, ईरान और इजराइल के बीच जंग और भीषण हो गई है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है। इजराइल के कई इलाकों में देखिए जोरदार बमबारी की गई है, जिसके बाद से इजराइल ने ईरान पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। परमाणु प्रोग्राम को लेकर के शुरू हुई तकरार अब भीषण युद्ध और कहे तो महायुद्ध में अब बदल चुकी है, जिसका दुनिया भर में जो है असर हो रहा है और दुनिया के बड़े बड़े नेता ईरान इजराइल से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। देखिए, इसी के साथ जंग और भी यहां पर भीषण होती चली जा रही है, क्योंकि दोनों ही रुकने को तैयार नहीं है। हालात ऐसे बने रहेंगे तो युद्ध नहीं बल्कि एक तरह से ये धमाका होगा और वो धमाका रुकने वाला नहीं होगा। इजराइल ने पहले ही लेबनान, यमन, फिलिस्तीन से आमने सामने की जंग वो लड़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान से टकराव के बाद अब देखिए मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की एक सुगबुगाहट भी होने लगी है। और इसी के साथ देखिए कि इजराइल के विध्वंसक हमले से 4 तस्वीरें देखिए अब सामने आ चुकी हैं। वहां की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के बाद ईरान में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया और ये देखिए रिहायशी इलाकों में अटैक हुआ है। रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। ईरान के तेल डिपो पर यह हमला और फिर से परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है। और इजराइल का यही एक मकसद है कि परमाणु हथियार बनाने की राह पर जो ईरान चल रहा है रोका जाए। और रोकने के लिए देखें जो परमाणु साइट्स है वहां पर यह हमला किया गया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को यहां पर मौत के घाट उतार दिया। और वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल पर जोरदार प्रहार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा पर बड़ा हमला किया है और हमले के भारी तबाही की जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आ गई हैं। और ये देखिए, एक आपको तस्वीर तेल अवीव की दिख रही है। इजराइल में ये तेल अवीव जहां पर ये जबरदस्त अटैक ईरान की तरफ से किया गया और हाइफा में भी ईरान की ये भीषण बमबारी जो है वो लगातार जारी है। आप धमाकों की आवाज सुन सकते हैं। जब यहां पर मिसाइलें गिरी तो किस तरह से धमाका हुआ और वो धमाके की आवाज से इजराइल भी जो है पूरी तरह से गूंज उठा है। वहां पर भी जो है एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है, खासतौर से तेल अवीव को जिस तरह से निशाना बनाया है ईरान ने। इजराइल भी इससे पहले कई धमाके जो है वो कर चुका है ईरान के अंदर में। और सबसे सटीक निशाना उसने अगर कहीं लगाया तो वो लगाया उसने जहां पर परमाणु हथियार बनाने की ये पूरी तैयारी, यानी कि जो साइट था वहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जितने कमांडर्स थे उनको मार गिराया जाता है इजराइल की तरफ से। और इजराइल ये कहता है कि परमाणु हथियार बनने की राह पर जब यहाँ पर ईरान है तो उसे हम रोकेंगे, इससे हमारा अस्तित्व जो है खतरे में पड़ेगा अगर उसने परमाणु हथियार बना लिया। और इजराइल की तरफ से देखिए लगातार ये भी बात कही जा रही है कि उनके पास इतना ज्यादा यूरेनियम है कि वो तकरीबन 9 ऐसे न्यूक्लियर हथियार तैयार करा सकते हैं। इजरायली रक्षा मंत्री की सुप्रीम लीडर खामेनेई को चेतावनी है। और देखिए कि इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज की चेतावनी सामने आ गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली रक्षा मंत्री की सुप्रीम लीडर खामेनेई को चेतावनी है। इससे पहले हमने देखा खामेनेई ने किस तरह से इजराइल को चेतावनी दी कि एक बहुत अंजाम जो है बड़ा वो भुगतना पड़ेगा इजराइल को। और उसी के बाद देखिए ये पलटवार हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज की तरह से ये चेतावनी जो है वो दे दी गई है कि अगर और मिसाइलें दागी गई तो भारी तबाही मचेगी। हमले नहीं रोके तो तेहरान को जला दिया जाएगा। ईरान पर आम नागरिकों को बंधक बनाने का भी आरोप लगा है। और ये एक बड़ी चेतावनी जो है इजराइल के रक्षा मंत्री के तरफ से जो है वो सामने आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री के तरफ से देखिए ये बड़ी। और चलिए इसी पर हम चर्चा करने के लिए सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। एक पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं और उनका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं पर हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हाजिर नाजिम खान प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत का दौर चलाएंगे। लेकिन सबसे पहले कर्नल शिवदान सर आपका रुख करते हुए, जिस तरह से ये एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, सबसे हम पहले चाहेंगे कि आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखें। इस वॉर को आप कैसे देख रहे हैं? आने वाले दिनों के लिए कितना खतरनाक ये युद्ध जो है वो आपको देखने को मिल रहा है अब जिस तरह से हमले लगातार जारी हैं? लड़ाई का स्वरूप बदला है। ये इजराइल और ईरान का कोई बॉर्डर आपस में नहीं मिलता है, तो इसलिए जमीन लड़ाई नहीं होगी, आमने सामने का युद्ध नहीं होगा। और ये युद्ध केवल
मिसाइलों, ड्रोनों और हवाई हमलों के द्वारा ही होगा। इस नए जो 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 स्वरूप बदला है इस लड़ाई का, इस तरह के युद्ध में देशों के आंतरिक हिस्सों में ज्यादा बर्बादी होती है। पहले वाले युद्ध में सीमाओं पर आमने सामने लड़ाई होती थी, आमने सामने बर्बादी होती थी, डिस्ट्रक्शन होता था, मगर अब पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन देशों के अंदर हो रहा है। जैसा कि अभी तक रिपोर्ट आई है, ईरान में ज्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स गिरी हैं और वहां के और इंस्टॉलेशंस में डैमेज हुआ है और सिविल पॉपुलेशन मारी गई है। इसी प्रकार से जो ईरान जो जवाब दे रहा है, इसी प्रकार का जो डेंजर है वो इजराइल के अंदर भी हो रहा है। तो इसलिए आजकल के युद्ध में देश के आंतरिक हिस्सों में जान माल का ज्यादा नुकसान होगा पहले युद्धों के मुकाबले में। इसलिए आजकल का युद्ध ज्यादा भयानक और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार के जो युद्ध अभी चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, इसमें आगे चल के भयंकर परिणाम होंगे यदि ये युद्ध अभी नहीं रुका तो, जिसका की उदाहरण है यूक्रेन और गाजा स्ट्रिप। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन दोनों स्थानों पर पूरी तरह डिस्ट्रक्शन हो चुका है। यूक्रेन को कम से कम रशिया के अटैक्स के बाद में 30 साल पुराना पीछे खदेड़ दिया गया है। यूक्रेन को प्रेजेंट स्थिति में आने के लिए कम से कम 30 साल का समय और लगेगा। तो बताइए देश की पूरी प्रगति जो है 30 साल पिछड़ गई। इसी प्रकार से अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है ईरान में इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस युद्ध को विश्व में आसक्तियों को शीघ्र रोकने का प्रयास करना चाहिए। और इस युद्ध का, क्योंकि ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ईरान के ऑलरेडी ऑयल इंडस्ट्री में हमला हो चुका है, इसके कारण पूरे विश्व में ऑयल का क्राइसिस बढ़ सकता है और ऑयल की कीमत बढ़ेगी, इससे और भी कीमतों पर बढ़ाव आएगा। बिल्कुल, इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए जो बता रहे हैं कि जो ये लड़ाई का, युद्ध का जो स्वरूप है वो बदल गया है और ज्यादा भयानक हो गया है। ऐसे में इजराइल ने जब हमला किया तो उसने अपना मोटिव जो है वो क्लियर कर दिया। उसने कहा है कि न्यूक्लियर पावर बनने की राह पर ईरान था और ये हमारे अस्तित्व के खिलाफ जो था, यानी कि हमारे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमने ये हमला जो है वो किया है। इससे पहले हमने देखा है किस तरह से हमास ने जो है इजराइल पर हमला किया था। उसी के बाद से लगातार जो है इजराइल और ईरान के बीच में एक जो दुश्मनी है वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो गई, बहुत ज्यादा एक विध्वंसक जो है रूप धारण उसने कर लिया है। अब ऐसे में क्या इजराइल ने ये जो हमला किया, ये कहते हुए कि परमाणु हथियार नहीं बनाना है ईरान को, उस राह पर अगर आप जाओगे तो ना केवल इजराइल बल्कि अन्य देशों को भी इससे खतरा होगा, क्योंकि ईरान नहीं जानता उसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको मालूम है जे अभी तक इस्लामिक कंट्री में जो न्यूक्लियर बम था वो पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान ऐसे बोलता था, लेकिन इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने जो किराना हिल्स में मारा है, वहां पे 2 अर्थक्वेक हुआ था। इसमें तकरीबन हमें लग रहा है जो वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम नहीं है, वो अमेरिका ने बम रखा हुआ था पाकिस्तान में। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये अंदाज है। तो इसीलिए अभी पूरा कर्नल कुणाल जी, आप जो बात कह रहे हैं इससे एक बात और यहाँ पर जुड़ रही है, मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप अपनी रोशनी डालिएगा, क्योंकि उसके बाद हमने देखा था वहां से एक सैटेलाइट जो इमेज है वो निकल करके सामने आई थी कि वो जो नूरखान एयरबेस है जहां पर यह हमला हुआ था, जहां पर उनके न्यूक्लियर साइट होने की जानकारी थी, तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो सैनिक थे वो अमेरिकन थे और वहां से कई सारी गतिविधियां अमेरिका की हुआ करती थी, वहां कई उनके फाइटर जेट्स भी थे, ऐसी जानकारी निकल करके भी सामने आई थी। तो आप जो कह रहे हैं फिर संभवतः उस पर मोहर इस बात से लग जाती है। आपको मालूम है उसके बाद वो 9 तारीख रात को जो ये अटैक हुआ था, 2 रिक्टर स्केल में 4.2 एंड 4.7 मात्रा की भूमिकंप हुआ था। तो ये लगता है कि वहां पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। इसके बाद एक C-139 एयरक्राफ्ट आया था अमेरिका से, जो क्या ये न्यूक्लियर रेडिएशन चेक करता है। इजिप्ट से एक एयरक्राफ्ट आया था जिसमें बोरॉन था। बोरॉन न्यूक्लियर रेडिएशन को बंद करने के लिए, कम करने के लिए यूज होता है। तो ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसमें पता चला जे अमेरिका का ये इंटरेस्ट था उस जगह में।
और पाकिस्तान इसमें बैकफुट में चला गया, तो सारी दुनिया को पता चला जो चीज अभी तक पाकिस्तान बोलता रहा, जे हमारे इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब है, वी आर द पावरफुल नेशन, सो वो थोड़ा कम हो गया है। नाउ द रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज गॉन टू ईरान। ईरान बोल रहा है हम बनाएंगे, और ये एक जुनून, एक डिस्परेट थिंकिंग हो गया है जो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। अमेरिका ने ये नहीं चाहता है। उसने 60 दिन का एक चेतावनी दिया था कि तुम बातचीत में करो और ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना का प्रोग्राम कैंसिल करो, और हम इसके बदले में तुम्हारे ऊपर जो सैंक्शन लगा हुआ है ईरान के ऊपर, वो हम निकाल देंगे। लेकिन ईरान इसमें राजी नहीं हुआ, और 61 दिन के दिन वो इजराइल ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका, आई थिंक, वो ईरान के ऊपर अटैक किया है। सो ये, और कर्नल साहब पहले ही बताया है, जे डायरेक्ट कोई हमारा बॉर्डर नहीं है ईरान और इजराइल के साथ। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, जो दो कंट्री है बीच में, जॉर्डन एंड इराक, ये दोनों सुन्नी कंट्री है, एंड हमको सबको मालूम है ईरान शिया कंट्री है। सो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इस्लामिक बॉम्ब जो बनाना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ईरान के पास है। सो इसीलिए हम सोचते हैं जे ईरान उसमें अखड़ गया है, वो कोई डिस्कशन में आना ही नहीं चाहता है, और अमेरिका एंड इजराइल बार बार बोल रहा है जे ये बंद करो। इसीलिए इजराइल का मेन अटैक वो 5 न्यूक्लियर जो सस्पेक्टेड एरिया है, फांदो, खोंदाब, नाताज, इस्फहान एंड बुशेर, ये 5 जगह में इजराइल अटैक किया है जहां पे सस्पेक्टेड न्यूक्लियर वेपन है। और हमें मालूम है जे 2 हफ्ते से 1-2 महीने के अंदर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। इस तेजी के साथ वो इसमें आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और यही बहुत बड़ी वजह रही है। ऐसे में हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी इस चर्चा में। हाजी नाजिम जी, जिस तरह से देखिए कर्नल कुणाल सर ने भी यहाँ पर ये बताया कि किस तरह से इस्लामिक कंट्रीज में जो है फिलहाल होड़ मची हुई है न्यूक्लियर पावर बनने की, और देखिए एक न्यूक्लियर हथियार बनाने को लेकर के पाकिस्तान की तो पोल जो है वो पूरी तरह से खुल गई है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके बाद अब ईरान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और महज अगर कुछ दिन उसको मिल जाए तो कुछ ही दिनों में वो ये हथियार जो है वो तैयार कर लेगा। हाँ किरण जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? किरण जी, मेरी आवाज आप तक जी आ रही है? आ रही है सर, आ रही है आवाज। हाँ किरण जी, देखिए जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पे हमला करा, तो एक तानाशाह है इजराइल। इजराइल हमेशा तानाशाह वाली हरकतें कर रहा है, और देखिए उसका जवाब ईरान ने जिस तरीके से दिया, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, इजराइल में एक होड़ लगी हुई है सुप्रीमो बनने के। वो चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर वो राज करे। वो ये चाहता है कि अमेरिका, चीन, ये सब बाद में हो, भारत बाद में हो, पहले इजराइल का नाम हो। और जबकि कितनी 1.5 करोड़ के करीब की आबादी है, 1.5 करोड़ की आबादी वाला एक स्टेट अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर स्टेट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो देखिए ये अभी आपने देखा होगा किस तरीके से गाजा पे इसने बमबारी करके गाजा को तहस-नहस करने की कोशिश करी थी। लेकिन भारत का स्टैंड हमेशा जो जुल्म होता है जिस पे, उसके साथ खड़ा होता है। तो देखिए फिलिस्तीन के साथ भी भारत का स्टैंड रहा है। सर आप ये कह रहे हैं कि भारत का जो स्टैंड होता है वो जो जुल्म कर रहे हैं उनके साथ होता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ होता है। ओके, हाँ हाँ, जिन पे जुल्म होता है उनके साथ भारत का स्टैंड हमेशा, भारत उनके साथ खड़ा रहा है। जैसा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए थे, पूरी दुनिया ने देखा। और भारत हमेशा जो जिस पर जुल्म होता है उसके साथ खड़ा हो रहता है। और रही बात यहाँ पर कि जिस तरीके से इजराइल ने अपनी तानाशाही दिखाई है ईरान को, तो ईरान ने भी देखिए वहां पर जवाब दिया है। लेकिन हर समस्या का हल युद्ध नहीं है, बैठ के बातचीत होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि इस युद्ध के अंदर आम नागरिकों का नुकसान होता है। जो रिहायशी इलाके हैं उनका नुकसान होता है, बड़ी तादाद में होता है। फिर उस रिहायशी इलाकों को बनाने में लाखों, करोड़ों, अरबों की
पैसा लगता है, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने में कहीं ना कहीं देश पीछे होता जाता है। तो ये सब लड़ाई झगड़ा या युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, आपस में बैठकर समझौता करना चाहिए। लेकिन लेकिन इजराइल ने लेकिन जिस लेकिन तरीके लेकिन से हाजी नाजिम जी, सर ये भी हम देखेंगे क्योंकि सिया सुन्नी की लड़ाई बहुत लंबे अरसे से जो है वो चली आ रही है, वहीं स्थिति ठीक नहीं हो पाती है। जिस तरह से देखिए कर्नल कुणाल साहब ने भी कहा है कि जो शिया बहुल है वो आपका ईरान है और बाकी जॉर्डन, हम इजराइल अन्य की बात कर ले तो ये सुन्नी बहुल है। तो ऐसे में कैसे इनकी, क्योंकि इनकी तो खुद की अपनी ऐसी लड़ाई है, जो आप ही यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लियर जो है इसको लेकर के बता पाएंगे कि ये तस्वीर क्या कभी सुलझ पाएगी। अगर ये सुलझ चीजें गई तो फिर उसके बाद तो देखिए ये लड़ाई होगी ही नहीं, लेकिन संभव है। हाँ किरण जी, देखिए सिया सुन्नी के बारे में जो चर्चा हुई है, तो देखिए सद्दाम हुसैन को लेकर एक आपस में नाइतफाकी हुई थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन जो थे सुन्नी थे, और जब उनको फांसी लगाई गई तो कहीं ना कहीं शिया देश जो है उनके अंदर खुशी का माहौल बनाया गया था। उसी को लेकर कुछ नाराजगी हुआ करती थी, लेकिन अब वो नाराजगी पूरी तरीके से खत्म है। क्योंकि देखिए किरण जी, हम शिया हो या सुन्नी, सबका कुरान एक, सबका रब एक और सबका पैगंबर एक। तो देखिए सब भाई भाई है। थोड़ी सी नाइतफाकी हुई थी किसी सद्दाम हुसैन को लेकर, वो सब नाइतफाकी अब खत्म हो चुकी है, आपस में सब मिलकर भाई भाई है। और देखिए इजराइल को जिस तरीके से इजराइल ने हरकत करी है, तो उसको नस्ता नाबूद करने के लिए ईरान की तरफ से भी देखिए हमास को बढ़ावा देता है ईरान, और यहां तक कि हम भारत के लिए भी कहेंगे कि पाकिस्तान में हमास को भेजा उसने, और जो पहलगाम हमला हुआ वो हमास के ही पूरी तरह से एक रणनीति के अंतर्गत हुआ। और हम जानते हैं बखूबी, पूरी दुनिया जानती है सर कि किस तरह से ईरान हमास को यहां पर सपोर्ट करता है। तो अब कैसे ईरान को पूरी तरह से क्लीन चिट हम दे सकते हैं? जिस तरीके से हमास को ईरान का हमेशा सपोर्ट रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन के और वही भारत के अंदर, तो देखिए हम लोगों का सीधा स्टैंड है, जो भारत का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। तो मैं कहता हूं कि भारत जिंदाबाद, और जितने भी देश जो हमारे भारत के ऊपर नजर जमाए हुए हैं, उन देशों का हम सफाई करने में सेकंड लगा देंगे, क्योंकि हमें अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से कर्नल साहब ने पाकिस्तान का जिक्र करा था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर में हमारी दो बहन ने, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर, देखिए इन्होंने पाकिस्तान को कितने अंदर घुस के कितने छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के, पूरी दुनिया ने देखा। ये तो हमारी दो बेटियां थी, दो बेटियों ने पाकिस्तान को घुटने पे टेक दिया। और बाकी अगर और भी कोई इजराइल हो या और अमेरिका हो या कोई भी देश हो, ठीक है, भारत के सामने, ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे कर्नल शिवदान सर, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं जिस तरह से ईरान इजराइल का ये युद्ध जो है, और अगर और ज्यादा आगे बढ़ जाता है, वैसे तो रोकने की कोशिश में देखिए चाइना भी लगा हुआ है, अमेरिका है, अमेरिका की तरफ से पहले एक तरफ से ये कह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप या उनके विदेश मंत्रालय से ये खबर आ जाती है कि हमारा कोई हाथ नहीं है और हमारा इस हमले से कोई मतलब नहीं है, ये सीधे तौर पे कहते हैं। अब इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है कि अब रुकने के लिए कहा जा रहा है, ट्रंप से डायरेक्ट बातचीत भी कर रहे हैं, ट्रंप जो है यहां पर पुतिन से भी बातचीत कर रहे हैं, यानी एक पूरी तरह से जो है रोकने की कोशिश इस युद्ध को जो है वो की जा रही है। ऐसे में अगर हम सिर्फ चाइना की बात कर ले, चाइना सिर्फ बोल करके किसी भी चीज पे समर्थन देता है या समर्थन नहीं देता है, हमने कभी नहीं देखा किसी युद्ध में उसको कूदते हुए, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसका ये कहना कितना असर जो है इजराइल और ईरान पर डाल पाएगा? देखिए चाइना और ईरान की रिलेशंस को आप पहले से जानते हैं, और ईरान को चाइना काफी वेपन सप्लाई भी कर रहा है, और ईरान का और चाइना का काफी क्लोज रिलेशन रहा है आपस में। तो यदि चाइना दिल से इफेक्टिव तरीके से ईरान को बोलेगा तो ईरान पर जरूर असर पड़ेगा, मगर मुझे लगता नहीं जिस प्रकार चाइना की पॉलिसीज हैं डबल डीलिंग टाइप की, कि वो इफेक्टिवली ईरान को इसके लिए राजी करेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए अभी जो खबर जैसे आ रही है सामने कि चाइना इजराइल के साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ है, सऊदी अरब इजराइल के साथ है, इसलिए क्योंकि अमेरिका के क्लोज है। तो ऐसे में देखिए अलग थलग ईरान जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बैक अगर हम कहें कि पीछे पर्दे के पीछे से आप जैसे जानकारी भी दे रहे, बता भी रहे हैं कि देखिए ईरान को सपोर्ट कर रहा है चाइना, हथियार भी सप्लाई करता है। देखिए ये उसने इजराइल को जरूर कोई सपोर्ट और मॉरल किया होगा, मगर आप पुरानी हिस्ट्री यही कहती है कि ईरान और चाइना के रिलेशन रहे हैं, और इसमें चाइना ने ईरान को काफी हथियार सप्लाई किया है और भी मदद की है। मगर अभी जो उसने मॉरल सपोर्ट इजराइल को दी है वो हो सकती है, मगर
चाइना का झुकाव ईरान की तरफ ये सर्टेनली है। और मैं यही कहूंगा कि इस युद्ध को शीघ्र से शीघ्र रोकना पड़ेगा। और एक दुनिया के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूं, इस युद्ध में अमेरिका की पूरी पूरी अप्रूवल इजराइल के साथ है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल से रॉकेट फायर किए और हवाई हमले किए, उस वक्त अमेरिका के जो सेना के जो लोग थे, जो जॉर्डन और इराक में उनके ठिकाने, अमेरिका के ठिकाने, वहां से उन्होंने ईरान के हमलों को नाकाम किया है। इसीलिए इराक इजराइल के अंदर इतना डैमेज नहीं हुआ जितनी फायरिंग ईरान ने की है। तो अमेरिका का सपोर्ट इजराइल को शुरू से ही रहा है। अब इस हमले का पूरी अप्रूवल, क्योंकि जो इनका टॉक होने वाली थी अमेरिका की ईरान की छठी टॉक, वो उसके लिए ईरान अपनी अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था अटेंड करने के लिए। तो इजराइल को अमेरिका ने पहले ही बता दिया था किस तरह की हरकत कर रहा है ईरान, और वो परमाणु जो समझौता नहीं करना चाहता है, इसीलिए इजराइल ने हमला किया है। जी कर्नल शिवराम सर, जी 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 बिल्कुल सर, कंटिन्यू आप करिएगा। इसी में एक सवाल ये भी, क्योंकि देखिए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं 2.0 संभालते हैं, जैसे वो इस बात को कहते मैं युद्ध रुकवाऊंगा, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं बल्कि और ज्यादा भयावह इसकी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जो कंटिन्यूटी में है। ऐसे में ये कहना कि ठीक है इजराइल के साथ अमेरिका का एक समर्थन, लेकिन युद्ध ना रुकना भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत नेगेटिव तौर पर चीजें जाएंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को कहा था, मैं आऊंगा तो युद्ध रुकवा दूंगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूक्रेन और रूस का युद्ध। पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कोशिश करके देख ली है, विश्व की शक्तियों ने भी ये कोशिश की है, और रूस का और अमेरिका का डायरेक्ट कांटेक्ट भी है, मगर ये युद्ध अभी तक रुका नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा है, ये युद्ध आजकल इस तरह से लड़े जा रहे हैं कि युद्ध चलता रहता है मगर बॉर्डर पे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आमने सामने युद्ध हो ही नहीं रहा है। ये मशीनों से लड़ा जा रहा है, चुपचाप मशीनों से फायर की जाती है और दूसरे देश में जाकर डिस्ट्रक्शन होता है, और डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा होता है कि जिसका इमेजिन नहीं किया जा सकता। बड़ी बड़ी बिल्डिंग समाप्त होती हैं, पावर स्टेशन इंस्टॉलेशंस खत्म होते हैं, आपके और इंफ्रास्ट्रक्चर देश में जो वो खत्म होता है। तो इसलिए ये जो युद्ध है अमेरिका का, यदि अमेरिका जो है वो कभी भी इस तरह इसे इफेक्टिवली नहीं प्रेशर डालता है, यदि ऐसा होता तो आज यूक्रेन रूस युद्ध अब तक समाप्त हो गया होता। और जो हमास और हिजबुल्लाह का युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त भी अमेरिका ने कोई स्ट्रांगली किसी तरह युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की थी। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि अमेरिका को इस वक्त विश्व के विनाश को ध्यान में रखते हुए इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल। कर्नल, यहाँ पर आपके पास आते हुए हम इस चीज़ को, कर्नल कुणाल की, देखिए यूएनजीए में वोटिंग हुई है इजराइल और ईरान के युद्ध को रुकवाने को लेकर के कि कितने देश चाहते हैं। जो रशिया और यूक्रेन में भी लगभग ऐसी वोटिंग, या फिर ये कहे कि नाटो देश की तरफ से या यूएन की तरफ से ये बात सामने आई थी कि हर कोई सपोर्ट करे कि युद्ध रुकना चाहिए। इन सब के साथ ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने फिर भी अपने आप को अलग कर लिया है। नहीं, भारत ने अलग कर लिया है। देखिए देश में एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। हमारे देश में उसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति जो है वो गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर इनको वोट करना चाहिए कि युद्ध रुके, इजराइल जो है ईरान पर युद्ध ना करे। क्या हमारी वाकई कूटनीतिक अगर हम कहें तो वो गलत, क्योंकि हम रशिया में भी हमने कोई वोटिंग नहीं की थी, हमने कुछ कहा नहीं था, हमने बाद में चल करके शांति की बात कही थी। नहीं, आपने जो बताया वो एक्चुअली वो है इंडिया का न्यूट्रल पोजीशन, क्योंकि हमको मालूम है कि ईरान हमारा दोस्त है और इजराइल के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन है। सो इंडिया डायरेक्टली कोई भी पार्टी के साथ डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकता है। छबाद पोर्ट है ईरान में, जहां पे वो इंडिया बना रहा है, जो अफगानिस्तान के लिए छबाद पोर्ट से रेलवे लाइन बनाना है, तो ईरान से पाइपलाइन भी आने का एक संभावना था, जो कि अमेरिका ने सैंक्शन लगा के वो बंद कर दिया है। सिमिलरली इजराइल से भी हम काफी ड्रोन वगैरह, मिलिट्री टेक्निक एंड बाकी डिफेंस रिलेटेड सहायता लेता है, और नेतन्याहू के साथ हमारा मोदी जी का भी काफी अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडशिप है। सो इसीलिए भारत कोई पक्ष में नहीं जाना चाहता है। इसीलिए भारत का एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने बोला है कि युद्ध का समाप्त होना चाहिए,
तो ये एक न्यूट्रल पोजीशन में स्टेटमेंट दे रहा है। भारत किसी पक्ष में नहीं यानी जाना हम ये चाहता कहें कि है। हम कूटनीतिक तौर पर कहीं पर भी फेल नहीं हो रहे हैं, हम इसे फेलियर तो नहीं कहेंगे ना। बिल्कुल, ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। मतलब हाउ डिप्लोमेटिकली वी आर बैलेंसिंग बोथ द एनिमीज दोज हु आर फाइटिंग। सो इसीलिए भारत यूनाइटेड नेशंस में ये वोट नहीं दे रहा है। जैसे इजराइल, जैसे रशिया और यूक्रेन के लड़ाई में भी भारत किसी का पक्ष नहीं लिया है, क्योंकि भारत रशिया के साथ डिफेंस रिलेटेड एंड अदरवाइज लॉन्ग टर्म फ्रेंड है। सिमिलरली यूक्रेन के साथ भी हमारे इंडिया का काफी अच्छा रिलेशन है। आप लोगों को मालूम है। लेकिन ये सर जो सर हमारा सर ईरान के साथ मुझे लग रहा है दोस्ती से कहीं ज्यादा व्यापारिक एक संबंध महज है, क्योंकि ईरान ने देखिए पाकिस्तान का साथ दिया था, हम नहीं जा सकते। सर बहुत जल्दी से इसका एक वर्ड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। वाइंड अप जी। नहीं, बिजनेस इज द मेन थिंग एंड चाइना इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट ऑल दीज वेपन्स ऑफ ईरान वो चाइना मेड है। ठीक। सो हमारा जो ऑयल है 80% ईरान का ऑयल चाइना में जाता है। एंड मलाक्का स्ट्रेट में बंद करने के लिए वो जो ठीक है सर, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा सर, और चर्चा को हम नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल शिवदान सर, कर्नल कुणाल सर और साथ ही हाजी नाजिम जी, आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पर और आपने अपना पक्ष रखा, अपना समय निकाला।